बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में और उसको कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के बारे में मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये क्यों होती है, क्या काजेज़ होती हैं और इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज हो भी सकता है या नहीं। सो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। देखें, अभी ये जो आपको बच्चा नज़र आ रहा है ना इस पिक्चर के अंदर, इसमें अगर आप गौर करें तो इसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट नहीं है, यानी नॉर्मल नहीं है। वैसे तो बेसिकली स्ट्रेट नहीं होती, कर्व्स होती हैं इसके अंदर, बट अगर आप नोट करें तो आपको ये स्ट्रेट नहीं लग रही है। इसके अंदर आपको माइनर सा इस साइड पे घूमी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये जो अनइवन सी नज़र आ रही है ना आपको स्पाइन, जो जो रीढ़ की हड्डी, इसको मेडिकल के अंदर स्पाइन भी कहते हैं। सो ये जो अनइवन नज़र आ रही है ना, ये होते हैं, इसको डिफरेंट टर्म्स बोली जाती हैं, इनको स्कोलियोसिस कहा जाता है। अब ये स्कोलियोसिस की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये इन्वॉल्व करता होता है डिफरेंट पार्ट्स को। लाइक ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, ये है बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये वो है, ठीक है। अगर तो ये थोरेसिक रीजन के अंदर हो, या तो ये इस तरफ हो सकता है या ये दूसरी तरफ हो सकता है। इस एरिया को कहते हैं थोरेसिक, इस एरिया को कहते हैं सर्वाइकल, नीचे इस एरिया को कहते हैं लंबर और लास्ट के ऊपर इसे कहते हैं सैक्रम। सो अगर इस एरिया के अंदर है तो ये है थोरेसिक स्कोलियोसिस। इसी तरह से हमारे पास लंबर स्कोलियोसिस है और फिर थोरैकोलंबर स्कोलियोसिस है, जिसके अंदर थोरैक्स और हमारा लंबर दोनों इन्वॉल्व हैं। और इस तरह से हमारे कंबाइंड स्कोलियोसिस भी हमारे पास हो सकता है। देखें, अब इसमें जो चीज़ समझने की है ना, ये वेरी करता है हर पेशेंट टू पेशेंट कि किसको कौन सा स्कोलियोसिस है और किस टाइप का है और कहाँ पे इन्वॉल्व है और किस जगह के ऊपर है। बेसिकली ये होता है बाय बर्थ। मोस्टली बच्चों के अंदर जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो तब से ही अच्छा, और ये फैमिली के अंदर भी रन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोलियोसिस। होता ये है कि इसको मेजर किया जाता है एक तरीके से जिसको कहते हैं कॉब्स एंगल। एक एंगल के ज़रिए इसको मेजर किया जाता है। अब इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो तो आपके ऑर्थोपेडिक न्यूरो फिजिशियंस या फिर फिजियोथेरेपिस्ट मोस्टली जो आपके इस एंगल को करते हैं, बट मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ। अब ये जो कॉब एंगल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको या आपके बच्चे को या आपकी फैमिली में, सोसाइटी में जिसको भी स्कोलियोसिस है, ये कॉब्स एंगल बताएगा कि उसका इलाज मुमकिन है या नहीं। अगर कॉब्स एंगल के बेस पे आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पेशेंट को, आपके जिनको स्कोलियोसिस है, उनको फिजियोथेरेपी चाहिए, उनको कोई ऑर्थोटिक्स चाहिए, उन्हें कोई सर्जरी चाहिए, तो वो किस तरह से ठीक हो सकते हैं। अब ये जो कॉब्स एंगल होता है ना, अगर तो ये 10 टू 20 डिग्री हो तो ये माइनर या माइल्ड स्कोलियोसिस माना जाता है। कि अगर इसका एंगल जो वो कम हो, यानी कि ये ज़्यादा रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो वो एक तरफ मूव ना किए हों, अगर ये कम हो तो ये माइल्ड जो वो स्कोलियोसिस कंसीडर किया जाता है। अगर इसकी रेंज 20 टू 30 डिग्री हो, मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कि अगर 30 डिग्री से ऊपर है तो ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली सर्जरीज के लिए रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर 40 डिग्री के ऊपर है तो फिर चांसेस यही है कि सर्जरी के अलावा और कोई हल नहीं है, क्योंकि ये सीवियर स्कोलियोसिस होता है। बट अगर किसी का 30 डिग्री से कम हो तो उसका क्या सलूशन है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं बोस्टन ब्रेस। ये आपको मोस्टली ऑर्थोटिक्स यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं। आपके कॉब्स एंगल को मेजर करने के बाद आपको ऑर्थोटिक्स की तरफ रेफ़र करते हैं, जो कि आपकी मेजरमेंट लेता है। क्योंकि अब हर किसी का बॉडी का साइज़ डिफरेंट होता है, तो वो मेजरमेंट लेके उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिर आपको एक बोस्टन ब्रेस जो वो बना के देता है। अच्छा, अब इसमें आपने इस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं समझ लेना कि बोस्टन ब्रेस मतलब कि मैं अब ऑर्थोटिक्स के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि मुझे बोस्टन ब्रेस बना दें। नहीं, आपने अपने ऑर्थोटिक्स को या फिजियोथेरेपिस्ट को कंप्लीट टाइम देना है कि वो अपना असेसमेंट करें और वो आपको बताएँ कि आपको बोस्टन ब्रेस की ज़रूरत है या मिल्वाकी ब्रेस की ज़रूरत है। डिफरेंट ब्रेसेस होती हैं। आपके उस कोब एंगल से और डिफरेंट असेसमेंट से वो आइडिया लगाएँगे कि आप क्या ब्रेस के ज़रिए ठीक हो सकते हैं या नहीं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा पता है क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि आपने जब इस तरह की चीज़ें लगानी है ना, ये इस तरह से बेल्ट्स लगे हुए होंगे, आपने डे बाय डे नोटिस करना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी अपनी कर्वेचर को, जो उसका लॉस हो गया था, जो कर्व उसका लॉस हो गया था, उसको वापस आहिस्ता-आहिस्ता वो गेन करना शुरू कर देगा और अपनी रीढ़ की हड्डी अपनी जगह के ऊपर सीधी होना शुरू हो जाएगी, इस मिल्वाकी या बोस्टन ब्रेस की मदद से।
अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का एंगल बहुत ज़्यादा है, तो अब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना हमारे माइंड में कि अब किसी का अगर एंगल 30 से भी ज़्यादा है, अब उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? उसका सॉल्यूशन सर्जरी है। आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है या न्यूरोसर्जन्स हैं, वो मोस्टली आपके असेसमेंट करके फिर आपकी डिफरेंट सर्जरीज़ करते हैं, जिसके अंदर वो डिफरेंट नेल्स और स्क्रूज़ लगा देते हैं, जिसकी मदद से आपकी रीढ़ की हड्डी जो कि डिफरेंट और गलत डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई, सो वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नेल्स एंड स्क्रूज उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। सो ये है सर्जिकल ऑप्शन। अब अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल माइनर सा स्कोलियोसिस है, लाइक 10 टू 20 डिग्री तक का स्कोलियोसिस है, और वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए ठीक होना चाहता है। अब ये जो मैं तीनों आपको चीज़ें बता रहा हूँ, देखें, जब आपने ये ब्रेस लगवानी है, आपने फिजियोथेरेपी नहीं छोड़नी। फिजियोथेरेपी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोलियोसिस के अंदर। इससे फ़ायदा पता है क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, देखें, अब इस साइड का अगर फ़र्ज़ करें स्कोलियोसिस है, इसका मतलब ये है कि आपके इस साइड के पट्टे इस तरफ को खींच रहे हैं रीढ़ की हड्डी को। सो इस तरफ के पट्टे खिंचाव में हैं, स्ट्रेच में हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी और इस साइड के मसल्स को ज़्यादा हम स्ट्रेच की तरफ लेके जाएंगे। और अगर हम इस तरफ के मसल्स को मजबूत कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो इसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि ये रीढ़ की हड्डी को इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमने स्पेसिफिकली एक पार्ट के ऊपर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है, ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट असेस करेंगे कि आपको कौन से पट्टों को स्ट्रेंथनिंग चाहिए, कौन से पट्टों को स्ट्रेचिंग चाहिए। सो एक ये चीज़ है, आपने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखनी है। आइदर आप मिलवाकी ब्रेस लगवाएं, बोस्टन ब्रेस लगवाएं, सर्जरी करवाएं, सर्जरी के बाद और पहले तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सर्जरी करवा ली और आप घर में बैठ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आपने फिजियोथेरेपी लाजमी करानी है, वरना मसल वेस्टिंग इतनी गंदी होगी कि आपके वो मसल्स भी ख़राब हो जाएंगे जो मसल्स बिल्कुल ठीक थे। तो आपने फिजियोथेरेपी लाजमी करानी है। सेकेंडली, जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको अब एक बात बताने लगा हूँ। देखें, अगर किसी को स्कोलियोसिस है और अब वो सर्जरी भी नहीं करा रहा है और फिजियोथेरेपी भी नहीं करवा पा रहा है, और अब आप उसका क्या सलूशन क्या निकाल सकते हैं? देखें, अगर आप घर में और आप इसे ठीक करना चाहते हैं, आपने इस बात को बड़े गौर से सुनना है और ये बड़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जिनको स्कोलियोसिस है। अगर आपको नहीं है, आप अपनी फैमिली में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। देखें, अब रीढ़ की हड्डी इस तरफ को मूव हुई हुई है, आपने काम करना है, घर में लेना है एक पिलो, एक तकिया लेके उसको रखना है इस साइड के ऊपर, ठीक है? ये तो है सिटिंग पोजीशन, क्योंकि मुझे और अच्छी पिक्चर नहीं मिल रही थी जिसके अंदर मैं आपको बोन भी साथ दिखा सकूं बॉडी के साथ। सो आपने अपने पिलो को रखना है इस साइड पे, ठीक है? और ऐसे ही आराम से करवट लेके लेट जाना है। अब आप जब करवट लेके लेटेंगे तो आपका पिलो कहाँ पे होगा? इस तरफ। ये आपकी बाजू के नीचे है, यानी कि आपकी साइड के ऊपर पिलो है। जब आपने साइड के ऊपर पिलो रखा है यहाँ पे, उसके ऊपर गए आप लेट, तो क्या होगा? ये जो पिलो का प्रेशर है ये किस पे पड़ेगा? रीढ़ की हड्डी के इस कर्व के ऊपर। इस प्रेशर पड़ने की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी को किधर जाना चाहिए? डेफिनेटली इधर को जाना चाहिए। आपने करवट लेके इस साइड पे रखना है पिलो, और इस पोजीशन में आपने 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक इस पोजीशन में आपने लेट जाना है। ये पोजीशन आपने हर 3 से 4 घंटे के बाद लाजमी बनानी है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने एंगल का स्कोलियोसिस है। आपने ये पोजीशन बनानी है, आप डे बाय डे नोट करेंगे कि आपकी स्कोलियोसिस की कर्व जो है वो उसके अंदर कमी आना शुरू हो गई है। सो आपने ये पोजीशन बनानी है और 10 टू 15 मिनट्स के लिए बनानी है, और हर 3 से 4 घंटे के बाद बनानी है। अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने बड़ी केयर के साथ करनी है। ये जो अभी पिक्चर आपको शो हो रही है, पिक्चर तो आपको शो कर रही है इस तरफ की डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इधर का स्कोलियोसिस है। तो अगर स्कोलियोसिस जो है वो इस तरफ का हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपने पिलो इधर नहीं रखना, फिर आपने पिलो इस तरफ रखना है। यानी जिस तरफ की कर्व है उस तरफ पिलो रख के अब लेटना भी इसी करवट के अंदर है। जब आप इस तरह से लेटेंगे, ये चीज़ें डे बाय डे आपकी स्कोलियोसिस की जो कर्व है उसको कम करने में हेल्प करेगी, और ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है। बट अगर आपको ये पिलो रखते हुए पेन हो रही है या कोई पिंचिंग पेन हो रही है,
फिर बेटर है कि आप अपने ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट को एक दफ़ा असेस ज़रूर करवा लें, क्योंकि स्कोलियोसिस के पेशेंट्स के अंदर डिस्क बल्ज और करंट की तारों पर प्रेशर आना ये बहुत कॉमन है। ये सब कुछ था हमारा स्कोलियोसिस के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।